ठीक है, तो चलिए आज से आपका जो LA है, TA है, ALP है, तो इन सब के लिए स्टार्ट करते हैं यहां पे मैराथन क्लास। तो ये जो क्लास है ये फास्ट रहेगी, लंबी रहेगी, ठीक है, और इसमें नोट नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ समझाएंगे, है ना, जिससे आपका एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल जो होता है, तो जैसे देखेंगे कि यहां पर यह है परमाणु। परमाणु में उसका होता है नाभिक। तो ये परमाणु का नाभिक है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहां पर यदि पूछा जाएगा कि परमाणु का नाभिक कैसा होता है, तो धन आवेशित होता है। अब यहां पर इसके चारों ओर जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी होगी? तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो निर्भर करती है, तो कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ये निर्भर करती है 2n², जहां पर n क्या है? कक्ष क्रमांक है। तो n का मतलब है यह है कक्ष क्रमांक। तो ये प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, तृतीय कक्ष, ऐसा कक्ष क्रमांक बढ़ते जाएगा। तो प्रथम कक्ष में कक्ष क्रमांक यदि हम 1 रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। द्वितीय कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इस तरह से इसके द्वारा हम गणना कर सकते हैं। लेकिन परमाणु के जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होते हैं। जिस पदार्थ के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कि वो अक्रिय होता है, इनर्ट होता है, वो किसी से क्रिया नहीं करता है। अब परमाणु के बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको क्या नाम दिया गया है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे ऊर्जा स्तर पे होते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं। तो इनके पास में गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोनों प्रकार की ऊर्जा इनके पास में होती है। अब किसी भी पदार्थ के जो विद्युतीय गुण है, रासायनिक गुण है, उसका निर्धारण कौन करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यदि कोई भी पदार्थ है और उसके परमाणु में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 4 से अधिक है, तो यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है, उल्टा लिख देते हैं यहां पे ऐसा, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो वो पदार्थ कैसा होता है? अचालक होता है। और वो पदार्थ कैसा होता है? अधातु होता है। यानी कि वो धातु नहीं होगा, मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल होगा, और वो अचालक होगा, कुचालक होगा। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 से कम है तो वो पदार्थ क्या होता है? चालक होता है, या बोलेंगे वो पदार्थ क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक 4 है तो वो पदार्थ क्या होता है? अर्धचालक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा हम किसी भी पदार्थ के विद्युतीय गुणों का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहां पे जैसे हमने देखा कि परमाणु के बाहरी कक्ष में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कैसी ऊर्जा स्तर पे होते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर पे होते हैं। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो जो कक्षाएं मिलती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर बढ़ते जाता है, ठीक है, और बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब होता है कि ये नाभिक के साथ जो है कम आकर्षण बंध से बंधे हैं। तो ये कम आकर्षण
बंध से बंधे हैं, यानी कि ये लूजली अटैच्ड हैं, यानी कि ये ढीले रूप से उससे बंधे होते हैं। ठीक, तो यदि इन्हें बाहर से और ऊर्जा दे दी जाए, कौन सी ऊर्जा दे सकते हो आप? ऊष्मीय ऊर्जा दे सकते हो, तो ये अपने कक्ष से मुक्त हो जाते हैं, अपने कक्ष को छोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होती है। तो धारा का प्रवाह जो होता है किसी भी पदार्थ में मुक्त या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। यदि ये होंगे तभी धारा प्रवाहित होगी, यदि ये नहीं होंगे तो धारा प्रवाहित नहीं। इतना समझ में आया? तो यहां पे यदि बोलेगा कि जो नाभिक का व्यास कितना होता है, तो नाभिक का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 1 फर्मी, 1 फर्मी मीटर। तो 1 फर्मी का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। यदि बोलेगा कि परमाणु का व्यास कितना होता है, तो परमाणु का जो व्यास होता है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे इस तरह से हमने देखा कि हम चालक किसको बोलेंगे, अचालक किसको यानी कुचालक किसको बोलेंगे, और अर्धचालक किसको बोलेंगे। तो यदि हम देखें कि यहां पे चालक किसको बोलेंगे, तो चालक का मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसके परमाणु में, ठीक है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, इन संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 से कम रहेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अत्यधिक मात्रा में रहेंगे। तो जिस पदार्थ में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो ये धारा को प्रवाहित कर पाते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो चालक होता है, सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी होता है। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर यानी कि तांबा। तीसरे नंबर पे आता है गोल्ड यानी कि सोना, और चौथे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम यानी कि एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही बोलते हैं। तो ये जो है क्रम है, तो इसी क्रम में आपको यहां पे याद रखना है इसको। ठीक, तो ये याद रहेगा। तो यहां पे अचालक किसको बोलेंगे? अचालक, तो चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हो? कंडक्टर। तो चालक का मतलब होता है कंडक्टर, और अचालक को ही कुचालक भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है इंसुलेटर। तो ये होता क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉन अति निम्न मात्रा में, निम्न मात्रा में, है ना। कोई भी जो चालक है, कोई भी जो अचालक है वो एक आदर्श अचालक नहीं होता है। यदि बोलेगा आदर्श अचालक है, ठीक है, तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? वहां पे 0 होगी। लेकिन कोई भी चालक, अचालक जो है, कुचालक जो है, इंसुलेटर जो है, वो आदर्श नहीं होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनके कारण उससे धारा रिसाव करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अत्यधिक निम्न मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये धारा प्रवाहित नहीं कर पाता है। तो जो धारा प्रवाहित नहीं करता है उसको अचालक बोलते हैं, और जो धारा प्रवाहित करता है उसको चालक बोलते हैं। ठीक है, तो अचालक जो है ये आप लोग पढ़े होंगे, कई प्रकार के होते हैं, है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि आपका जो है कांच है, चीनी मिट्टी जिसको पोर्सलिन बोलते हो, बेकेलाइट है, अभ्रक है जिसको माइका बोलते हो, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, VIR है, इंडियन वल्केनाइज इंडियन रबर। तो इस तरह से बहुत प्रकार के क्या है हमारे पास में अचालक या कुचालक होते हैं। इसके बाद में होता है अर्धचालक।
तो अर्धचालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर पदार्थ किसको बोलते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होगी और इनमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होंगे। तो यहाँ पे इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 और इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं और वो निर्भर करता है तापक्रम पर। तो एक होता है परम शून्य तापक्रम। तो परम शून्य तापक्रम का मतलब क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। तो इसको परम शून्य तापक्रम बोलते हैं। तो इस तापक्रम पर यह कैसे व्यवहार करता है? एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। इससे अधिक तापक्रम पर या बोलेंगे कमरे के तापक्रम पर, कमरे का तापक्रम लगभग कितना माना गया है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापक्रम पर हम देखेंगे कि यह कैसे व्यवहार करता है। तो इसमें चालक और कुचालक दोनों के गुण हैं। परम शून्य तापक्रम पर यह कुचालक की तरह और उससे ज्यादा या कमरे के तापक्रम पर यह एक चालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पे देखेंगे कि जो आवेश होता है, आवेश की क्या इकाई होती है? तो आवेश की इकाई क्या होती है? तो आवेश की जो एसआई मात्रक होता है, एसआई इकाई होती है, वो होती है कूलाम। और कूलाम को सी से दर्शाया जाता है। इसका जो सीजीएस मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं? स्थित कूलाम या फिर फ्रैंकलिन बोलते हैं। तो ये इसका सीजीएस मात्रक होता है। ठीक है। अब इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक यानी कि जो समीकरणों के द्वारा उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक इस समीकरण के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये हो गया आवेश। तो आवेश की जो इकाई हो गई वो हो गई एम्पियर और समय की इकाई हो गई सेकंड। तो एम्पियर सेकंड को शॉर्ट में लिखते हैं A-S। तो एम्पियर सेकंड किसकी इकाई होती है? आवेश की इकाई यहां पे होती है। ठीक। दूसरा इसका जो वृहद मात्रक है, वृहद मात्रक यानी सबसे बड़ा मात्रक है वो, तो वो होता है फैराडे। तो एक जो फैराडे होता है, एक फैराडे किसके बराबर होता है? तो 96,500 कूलाम्ब के बराबर होता है। ठीक। तो ये आपको सबको याद है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो किसके बराबर होती है यहां पे? तो 3 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है? 9। तो एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या हिंदी में बोलोगे तो स्थिर वैद्युतीय इकाई। तो एक कूलाम कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है? तो 3 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। या बोलेगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कितने कूलाम्ब के बराबर होती है? तो इसको लिखोगे 10 टू द पावर 9। तो क्या लिख दोगे इसको यहां पे? तो लिखोगे 3.33 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम्ब के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से भी पूछ सकता है यहां पे। तो ये सब आपको ध्यान में रखते जाना है। अब यहां पर जो ये आवेश होते हैं, है ना, अलग अलग जो कण हैं उन पे आवेश का मान क्या होता है उसको यहां पे देखते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये धनात्मक आवेश होता है। तो ये धन दर्शा रहा है कि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश है।
तो ये कितना होता है 1.602 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतने कूलाम का धन आवेश होता है किस पे? प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है ऋण आवेश, ऋण से दर्शाएं। लेकिन परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होता है? 1.602 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो यहां पर देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश है और एक प्रोटॉन पर इतना धन आवेश है। तो जो कोई भी परमाणु होता है, कोई परमाणु है ऐसे, तो इस परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के। तो यदि 10 प्रोटॉन है तो 10 ही क्या होंगे यहां पे? तो यदि कुल आवेश बोलेंगे, इसके पास धन है इसके पास ऋण है, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आवेश आ जाएगा। तो कुल आवेश क्या आएगा? 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यदि हम 10 धन है और ये ऋण है तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। तो जो परमाणु होता है वो परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। तो परमाणु विद्युतीय उदासीन होता है, यानी इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होता है। तो परमाणु पे कोई भी आवेश नहीं होते हैं। लेकिन जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो क्या होता है? घर्षण होता है। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि एक जो पदार्थ है इसके परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ठीक है, तो पहले इसके पास 10 थे, अब ये प्रोटॉन तो अभी भी 10 ही है इसके पास, यदि इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो कितने हो गए? तो अब इस बोलोगे कुल आवेश कितना होगा इसके पास में? तो एक धन आवेश बचेगा इसके पास। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा? धन 1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? धन 1 हो जाएगा, यानी कि ये धन आवेशित हो जाएगा। तो यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को खो देता है, ठीक है, तो वो परमाणु क्या होता है? धन आवेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या उत्पन्न हो जाता है? धनावेश उत्पन्न हो जाता है परमाणु में। परमाणु धनावेशित हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? धनायन बोलते हैं। तो इसी को यहां बोलेंगे धनायन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लिया है, यदि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसके द्वारा, तो इसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे दोनों। अब इसके पास 10 प्रोटॉन है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इसके पास कुल आवेश क्या हो गया? ठीक, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके पास अधिक हो गए ना, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से हम देखते हैं कि क्या उत्पन्न हो जाता है? ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण परमाणु क्या होता है? वहां पे ऋणावेशित हो जाता है, उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और उसी को क्या बोलते हैं? हम वहां पे ऋणायन बोलते हैं। तो जैसे अभी ठंड के मौसम में प्लास्टिक की चेयर पे बैठे होते हैं, ऊनी कपड़ा पहन के ऐसे 2-4 बार से घूमते हैं और पैर टच करते हैं तो क्या होता है? झटका लगता है। तो जब हम रगड़ रहे हैं अपने स्वेटर को प्लास्टिक की चेयर पे, तो घर्षण के कारण क्या उत्पन्न हो जा रहे हैं? आवेश उत्पन्न हो जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो आवेश नहीं रहते हैं, लेकिन घर्षण के कारण ये उत्पन्न यहाँ पे हो जाते हैं। तो समझ में आया? तो यदि बोलेगा इलेक्ट्रॉन की कमी से परमाणु क्या हो जाएगा? धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से परमाणु क्या होगा? ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हमने यहां पे पाया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, उस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान इतना है। तो एक कूलाम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहां पे यदि बोलेगा एक कूलाम्ब में इलेक्ट्रॉन
की संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कि 1/1.602 गुणे 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब इसको हम सरलीकरण करेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा कि एक कूलाम बराबर होता है 6.25 10 टू द पावर 28 20 कितना आता है 28 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से एक जीरो यहां ले लेंगे और 16 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे गणना करने के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, है ना। तो इतना समझ में आया सबको। तो अब इसके बाद में हेडिंग डालिए द्रव्यमान यानी कि मास। तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है, जिसको क्या माना गया है, नगण्य माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम होता है। इसी तरह से यदि हम देखेंगे कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यहाँ पे 1.6726 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि सबसे भारी कण कौन है, तो सबसे भारी कण कौन है, तो वो है न्यूट्रॉन। इससे हल्का कण कौन है, प्रोटॉन। और इससे भी हल्का कण कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सबसे भारी कण कौन सा होता है, तो न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी कण होता है परमाणु में। ठीक है, अब यहां पे यदि हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार की तुलना यहां पे करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो इसका भार यहां पे कितना होता है, तो यहां पे बोलेगा कि प्रोटॉन का भार कितना होता है, तो ये 1836 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का भार। तो इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है, 1836। यदि बोलेगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो भारी कण है, तो इसका भार तो और ज्यादा होना चाहिए, तो 1840 गुना होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का भार। तो ये भी आपको यहां पे ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यदि बोलेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कभी जीके वगैरह का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक। तो इतना समझ में आया सबको। इसके बाद में यदि देखें तो इसके बाद में यदि देखते हैं यहां पे कि जो हम बोलते हैं ना परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, तो ये किसके बराबर होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान धन क्या होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, नगण्य है। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु संख्या ये किसके बराबर होती है, तो जो
प्रोटॉन की संख्या है और इसकी संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसी के बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, तो ये सब पता है, सब नोट कर चुके हो इसको, है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं कि विद्युत विभव का क्या मतलब होता है। तो विद्युत विभव का क्या मतलब होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं? ये किसके समतुल्य होता है? दाब। दाब यानी क्या होता है? प्रेशर। तो ये दाब यानी प्रेशर के समतुल्य होता है। ठीक है, तो विद्युत विभव को हम कैसे दर्शाते हैं, कैसे बताते हैं? कि यदि कोई एक आवेश यहां रखा है, कहां पे है? ये अनंत में रखा है, और ये आवेश कितने कूलम्ब का है? 1 कूलम्ब का धनावेश है, इकाई धनावेश है। और यहाँ पे क्या है? कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? कि वो इस बिंदु पर विद्युत विभव के बराबर होता है। तो अनंत से इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आएंगे, तो उस बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु पर विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके बदले हम आसानी से याद रखने के लिए क्या बोल देते हैं? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जो होता है ये होता है, क्या किया गया है भाई? किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य किया है। तो ये जो कार्य किया गया है किसके पर किया गया है? आवेश को लाने में किया गया है। तो किया गया कार्य आवेश को लाने में ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। कार्य को हम W से दर्शाते हैं, आवेश को Q से दर्शाते हैं, विभव को हम V से दर्शाते हैं। तो V बराबर क्या हो जाता है? W बटा Q हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि जो W है इसको क्या बोलते हैं हम? इसकी इकाई क्या होती है? जूल। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जूल। और आवेश की क्या होती है? कूलम। तो कार्य की इकाई है जूल और आवेश की है कूलम। तो विद्युत विभव को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जूल प्रति कूलम। तो जूल प्रति कूलम का मतलब क्या होता है? विद्युत विभव होता है। ठीक, तो यदि बोला जाएगा कि भाई 1 जूल प्रति कूलम, ये विद्युत विभव किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट जो है वो कैसी इकाई है? इसकी SI इकाई है, SI मात्रक है। तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत विभव का SI मात्रक है वोल्ट, और इसको हम किस में व्यक्त कर सकते हैं? जूल प्रति कूलम में इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा विभव का मान भी क्या होगा? उतना ज्यादा होगा। तो जैसे कि हम बोलते हैं हमारे घर में कितनी वोल्टेज आ रही है? 230 वोल्ट, 220 वोल्ट, जो भी आप बोलते हो। ठीक है, इतनी वोल्ट हमारे घर में आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे घर में जो तार में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हमारे घर में यदि तार में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उसको प्रवाहित करने के लिए कितने जूल का कार्य किया जा रहा है? 230 जूल का। तो यदि 230 जूल का कार्य करते हैं प्रति कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि वोल्टेज कितनी है उसकी? 230 वोल्ट है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं यहां पे एक होता है विभवांतर। विभवांतर यानी विभव में अंतर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पे देखेंगे कि जैसे कोई एक ये परिपथ है, तो इस परिपथ में ये एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव, तो इस
परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो यदि बोलेगा कि भाई इसका विभवांतर क्या है, तो इसका विभवांतर हम निकाल लेंगे VA माइनस VB। तो दो विभव का अंतर होता है, और विभवांतर के कारण ही क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। धारा कब प्रवाहित होगी? जब विभवांतर होगा। और धारा हमेशा कहां से प्रवाहित होगी? उच्च विभव से। तो यदि इस विभव को मान लेते हैं कि ये उच्च है और इसको मान लेते हैं कि ये निम्न है, तो धारा हमेशा कहां से प्रवाहित होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो यदि मान लीजिए कि यहां पे इस बिंदु का जो विभव है वो है 10, इस बिंदु का विभव है 0, तो विभवांतर कितना हो गया? 10 वोल्ट। यदि इस बिंदु का विभव है 10 और इस बिंदु का विभव भी है 10, तो विभवांतर कितना हो गया? तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस बिंदु का विभव है 10 और इस बिंदु का विभव है -10, तो अब विभवांतर कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट। बात समझ में आ गई? तो विभवांतर के कारण ही धारा प्रवाहित होगी और हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होगी। तो यदि मान लो कि ये प्रतिरोध हमको पता है, हमको धारा निकालनी है, तो धारा निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? विभवांतर बटा प्रतिरोध। तो विभवांतर आपको पता है VA माइनस VB, और प्रतिरोध आपको पता है, तो रख दोगे तो क्या मिल जाएगी? धारा। तो धारा निकालने के लिए कुछ नहीं रहता है, बस आपको विभवांतर और प्रतिरोध चाहिए। दोनों के अनुपात से आप क्या निकाल सकते हो? वहां पे विद्युत धारा निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं EMF क्या होती है। तो EMF का मतलब है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं V वा ब, V वा ब, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि EMF। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो जैसे बोलते हैं कि कोई EMF का स्रोत है, तो EMF का स्रोत कौन होता है? जो उत्पन्न करता है। तो जैसे सेल EMF का स्रोत है। ठीक है, और जैसे हम देखेंगे कि दिष्टकारी, जैसे DC जनरेटर को क्या बोलते हो? DC जनित्र। तो जो DC जनरेटर है, जैसे अल्टरनेटर है, प्रत्यावर्तक, ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं? EMF के स्रोत होते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, या फिर बोलेंगे ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ये EMF के स्रोत हैं। तो यदि किसी परिपथ को हम EMF के स्रोत से जोड़ देते हैं, तो हमें पता है कि इस ऋण सिरे से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये कहां प्रवेश करते हैं? धन सिरे में। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि इसमें क्या प्रवाहित हो रहे हैं? आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस आवेश को प्रवाहित होने के लिए, इस आवेश को प्रवाहित होने के लिए ये स्रोत क्या देगा? ऊर्जा देगा, तभी वो प्रवाहित होंगे। तो इस स्रोत के द्वारा इस आवेश को प्रवाहित होने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? इस स्रोत की EMF बोलते हैं। ठीक है, तो किसी स्रोत के द्वारा आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? उस स्रोत की EMF कहलाती है। ठीक है, तो हम बोलेंगे EMF क्या है? तो ऊर्जा दे रहा है किसको? प्रति इकाई आवेश को। तो आवेश को प्रवाहित होने के लिए स्रोत जितनी ऊर्जा दे रहा है वही उसकी क्या है? EMF है। यदि मान लो 1 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए ये 1 जूल की ऊर्जा दे रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी EMF 1 वोल्ट है। यदि ये 1 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए 1.5 जूल की ऊर्जा दे रहा है, तो हम बोलेंगे इसकी EMF क्या है? तो जैसे हम एक पेंसिल सेल खरीद के लाते हैं ना, उस पेंसिल सेल की EMF कितनी होती है?
तो इसकी ईएमएफ होती है 1.5 वोल्ट। यानी कि इससे यदि हम किसी भार को जोड़ देंगे तो इसमें एक कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने के लिए ये कितनी ऊर्जा देता है, उसको 1.5 जूल की ऊर्जा देता है। तो इसकी ईएमएफ कितनी होती है, तो समझ में आया। तो यदि बोलेगा कि भाई ईएमएफ की गणना करो, तो ईएमएफ की गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जूल। ठीक है, कितने जूल की ऊर्जा दी जा रही है और वहां पे कितने आवेश को प्रवाहित करने के लिए। तो यदि बोलता है कि 10 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित कर रहा है कोई स्रोत, है ना, और उसके लिए वो 20 जूल की ऊर्जा देता है, वो 20 जूल की ऊर्जा दे रहा है, ठीक है, तो उस स्रोत की ईएमएफ कितनी होगी, तो कितनी ऊर्जा दे रहा है वो 20 जूल, और आवेश कितना है 10 कूलम्ब, तो कितनी ईएमएफ हो जाएगी, 2 वोल्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन इसी से बनते हैं, सूत्र से। बस ये सूत्र आपको ध्यान में रखते रहना है, ठीक है। तो बार बार पढ़ने से वो आपको याद हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में देखते हैं विद्युत धारा, कि विद्युत धारा का क्या मतलब होता है। अच्छा, उसके पहले यहां पे देखिए कि यदि बोलता है कि पृथ्वी यानी क्या होता है, अर्थ का विभव, तो पृथ्वी या अर्थ का विभव कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। पृथ्वी या अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0 ओम होता है, ठीक है। तो पृथ्वी को क्या मान लिया गया है कि ये क्या है, एक बहुत बड़ी चालक प्लेट है। इसे चाहे जितने आप आवेश दो या आवेश निकाल लो, ठीक है, इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका विभव हमेशा 0 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यदि कहीं पे परिपथ में बोला गया है कि वो अर्थ है, अर्थिंग किया गया है, अर्थ है, या परिपथ के इस भाग में वो अर्थ किया गया है, तो उस भाग का विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि विद्युत धारा का मतलब क्या होता है। तो विद्युत धारा को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो सबको पता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा, आवेश दिया होगा। आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये चालक तार है और इस चालक तार को हमको क्या देना पड़ेगा, विभवांतर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चालक तार को हम विभवांतर देंगे, यानी विभव में अंतर देंगे। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसके 2 सिरे होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी के, एक होता है धन सिरा और दूसरा क्या होता है। तो यदि हम बोल रहे हैं 12 वोल्ट की है, तो यदि यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहा है धनात्मक, तो यहाँ पे कितना होगा, तो दोनों के विभव का अंतर कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट होगा, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं कि वो 12 वोल्ट की बैटरी है, तो उसका विभवांतर होता है 12। तो इस सिरे पर धनात्मक वोल्टेज होती है और इस सिरे पर 0 वोल्ट, ठीक है। तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो चालक तार है ये क्या है, हमारा चालक तार है। तो इस चालक तार के अंदर होता क्या है, तो इस चालक तार के अंदर क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। धन आयन होंगे बहुत सारे ऐसे। धन आयन कहां से आए, तो जैसे हमने पढ़ा था ना कि बाह्य ऊर्जा के कारण क्या मिलता है, बाह्य ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो जो चालक तार होता है, उस चालक तार में हमने क्या पढ़ा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक मात्रा में होती है। तो यदि इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए होंगे, फ्री हुए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या बन गए होंगे, उसके अंदर में आयन बन गए, ठीक है। तो चालक तार में अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन है अत्यधिक मात्रा में। और उसके अंदर में जब इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं तो क्या है, उसके अंदर में आयन है। तो जब इसको हम विभवांतर देते हैं तो हम देखते हैं कि बैटरी के ऋणात्मक सिरे से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और जब इसके अंदर प्रवेश करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, टकराएंगे। तो जैसे टकराएंगे वो उच्च वेग से दूसरे से टकराएगा, ठीक है, इस धन आयन की तरफ आकर्षित होता है।
इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, आयन धनात्मक है, तो इसकी तरफ आकर्षित होगा, इससे टकराएगा, फिर दूसरे की तरफ आकर्षित होगा, तो ऐसे टकरा टकरा के क्या होता है, वो आयन से आगे की ओर ऐसा बढ़ता है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और धन टर्मिनल में वो प्रवेश करता है। तो इस तरह से यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसा होता है, बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर होता है, लेकिन पारंपरिक करंट, इसको क्या बोलते हैं, पारंपरिक करंट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की दिशा कैसे ली जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक। तो याद रखना है, किसी भी परिपथ में किसी भी चालक को जब भी हम विभवांतर देंगे तो धारा कैसे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं, ऋणात्मक से, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है ऋणात्मक से धनात्मक। और पारंपरिक धारा या कन्वेंशनल करंट की दिशा कैसी होती है, तो परंपरा क्या है, कोई भी चीज अधिक से कम की तरफ जाती है, तो धनात्मक का मतलब होता है उच्च विभव। तो हम ये मान लेते हैं कि धारा उच्च विभव से कहां जाएगी, निम्न विभव की ओर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पाया कि धारा किस प्रकार से प्रवाहित यहां पे होती है। ये तो समझ में आ गया कि भाई धारा इतनी प्रवाहित हो रही है, लेकिन किसी को बताना है कि भाई इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी क्षमता कितनी है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत धारा की क्षमता। तो विद्युत धारा की क्षमता, तो विद्युत धारा की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ करंट को हम आई से दर्शाते हैं। तो विद्युत धारा की क्षमता का मतलब क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर। किसी भी परिपथ को विभवांतर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, यानी कि इसमें आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसमें आवेश किस दर से प्रवाहित हो रहे हैं, आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा की क्षमता कहलाता है। तो विद्युत धारा की क्षमता जो होती है, आवेश के प्रवाह की दर। ठीक, तो यहां पे देखेंगे विद्युत धारा की क्षमता को हमने आई से दर्शाया है, और ये क्या है, आवेश प्रवाहित होंगे, और दर, दर कहीं भी आएगा तो क्या आ जाएगा, समय। ठीक है, तो आवेश के प्रवाह की दर हो गया। तो आवेश को हम क्यू से दर्शाते हैं, समय को, तो ये विद्युत धारा की क्षमता क्या हो गई, क्यू बटा टी, या इसको हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। तो विद्युत धारा को हम किसमें व्यक्त करते हैं, कूलम प्रति सेकंड में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो एक कूलम का आवेश यदि 1 सेकंड की दर से प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकंड की दर से, यानी प्रति सेकंड 1 कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस विद्युत धारा की क्षमता को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की कौन सी इकाई होती है, एसआई इकाई होती है। और विद्युत धारा की जो सीजीएस इकाई है वो क्या होती है, क्या होती है, बियॉट, बियॉट। तो जो बियॉट है ये विद्युत धारा की क्या होती है, सीजीएस मात्रक इसका होता है। तो ये आपको याद रखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, बियॉट होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर की धारा किसको बोलेंगे, 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होगा कैसे, 1 सेकंड की दर से। तो यहां पे 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि 1 कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रति सेकंड की दर से यदि प्रवाहित होते हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं कि 1 एम्पियर की धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो 1 एम्पियर की धारा कोई छोटी मोटी धारा नहीं होती है, उसमें प्रति सेकंड इतने ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन, अरबों खरबों से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड जो है वहां पे प्रवाहित होते हैं। तो समझ आया, तो विद्युत धारा को किसमें व्यक्त करते हैं, कूलम प्रति सेकंड में, और 1 कूलम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है, एम्पियर, एसआई इकाई है एम्पियर, और सीजीएस इकाई क्या होती है, बियॉट। और 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड इतने प्रवाहित होंगे। तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे 1 एम्पियर की धारा। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पे देखते हैं, एक होता है अनुगमन वेग।
अनुगमन वेग या इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को दर्शाते हैं vd। vd से इसको दर्शाया यहां पे जाता है। तो अनुगमन वेग जो है, इस अनुगमन वेग को ही क्या बोलते हैं? अपवाह वेग। अपवाह या संवहन वेग भी इसको बोला जाता है। तो ऐसे नाम जैसे पूछेगा हिंदी में, तो अनुगमन वेग को ही क्या बोलेंगे? अपवाह वेग, या उसी को बोलेंगे संवहन वेग, उसको बोलते हैं। तो ये होता क्या है? तो जैसे क्या होता है कि अभी हमने देखा था कि कोई यहां पे इस प्रकार से चालक तार है, तो इस चालक तार के अंदर में क्या होते हैं? यहाँ पे धन आयन, और क्या होते हैं? यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। ठीक, और इस चालक को हम क्या देखते हैं? विभवांतर देते हैं। तो जब इस चालक तार को हम विभवांतर देते हैं, तो विभवांतर देने पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र इस चालक तार के पूरे भाग पर फैल जाता है। तो ये जो E है, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कैसी होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है, विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है वोल्ट, ले लेते हैं वोल्ट प्रति मीटर लेंथ, यानी कि वोल्ट प्रति मीटर इसको में मापा जाता है। तो यहां पे इसके पूरे भाग पर, पूरी लंबाई पे क्या हो गया है? विद्युत क्षेत्र फैल गया है। तो विद्युत क्षेत्र याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे? तो वोल्ट प्रति मीटर से करेंगे। यदि आपको बोल दिया है कि किसी चालक तार को, ठीक है, हमने 10 वोल्ट दिए, जैसे कोई चालक तार है तो इसको कितनी वोल्ट दी है आपने? यहाँ पे 10 वोल्ट दिए, और इस चालक तार की जो लंबाई है वो लंबाई है 5 मीटर। तो इस पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? तो विद्युत क्षेत्र का मान निकालोगे तो कितनी वोल्ट है? 10 वोल्ट। लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे की जाती है। तो चालक तार को जब हम विभवांतर देते हैं तो उसके पूरे भाग पर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र फैल जाता है। तो इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है? विद्युत क्षेत्र मिल रहा है, तो उसके कारण क्या होंगे? ये गतिशील होंगे। तो जैसे ही ये गतिशील होके उच्च वेग से आगे बढ़ता है, तो वैसे ही इसको क्या मिल जाता है? यहाँ पे एक धनायन मिल जाता है। ठीक, तो ये जैसे ही इस धनायन से टकराता है तो इसका वेग क्या होता है? घट जाता है, और घटने के साथ ही इसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। फिर जैसे ही फिर विद्युत क्षेत्र के कारण फिर से ये त्वरित होकर आगे की ओर बढ़ता है, फिर दूसरे धन आयन से टकरा जाता है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो टकरा टकरा करके, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ प्रवाहित होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का जो औसत वेग होता है, उस वेग को क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग बोलते हैं। तो समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो जो अनुगमन वेग है इसको Vd से दर्शाते हैं। V वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे V क्या है? वेग है, वेलोसिटी बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो इसलिए V लिखते हैं। तो ये अनुगमन वेग है। अब ये किस पर निर्भर यहाँ पे करता है? तो ये निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है, विद्युत क्षेत्र जो दिया गया है उसका मान कितना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, और दूसरा निर्भर करता है ये औसत जो वेग है, ठीक है, उस पे ये निर्भर करता है, यानी इसको बोलते हैं औसत श्रांति काल, उसको बोलेंगे। तो ये जो अनुगमन वेग है इतना मीटर प्रति सेकंड है ना, वेग है तो वेग की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। तो इतना मीटर प्रति सेकंड क्या होगा? ये अनुगमन वेग होगा। तो यहां पे ई जो है ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है,
जिसका मान हम पढ़ चुके हैं -1.602 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है ना। ये नियत है, ये चेंज होता नहीं है, ये स्थिर है। ई जो है ये विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र को किसमें मापा जाता है, तो वोल्ट प्रति मीटर में इसको मापते हैं, इसका ये मात्रक है। एम जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होता है, किलोग्राम में होता है। और जो ये टाउ है ये है औसत श्रांति काल, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत श्रांति काल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये श्रांति काल होता क्या है, तो श्रांति काल का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ठीक है, यहां से चला, इससे टकराया, एक टक्कर हुई, फिर इससे टकराया, दो टक्कर हुई। तो इलेक्ट्रॉन की जो दो टक्कर हैं इनके बीच का जो समय है उसको क्या बोलते हैं, श्रांति काल। तो उसका हम कौन सा मान लेते हैं, औसत मान लेते हैं, तो उसको बोलते हैं औसत श्रांति काल। तो इसका मान जो है बहुत कम होता है, लगभग 10⁻⁻14 सेकंड के लगभग इसका मान यहाँ पे होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे देखेंगे औसत मान जो भी होता है वो हमेशा नियत होता है, द्रव्यमान भी नियत होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी नियत होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन सभी के बदले हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। तो जो अनुगमन वेग है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुगमन वेग किस पर निर्भर करता है बोलेगा, तो विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई या चालक के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है। तो इतना समझ में आया। तो अनुगमन वेग का मान कितना होता है, तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो अनुगमन वेग बहुत कम होता है। तो अनुगमन वेग होता कितना है, तो कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो अनुगमन वेग का मान क्या होता है, बहुत कम, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। और अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा के प्रवाह का वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग ही विद्युत धारा के प्रवाह का वेग कहलाता है। तो ये याद रखना है। तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा के प्रवाह का वेग भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह का वेग क्या होता है, केवल कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो जब किसी चालक को विभवांतर देते हैं तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का जो वेग है वो बहुत कम है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो यहां पे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में यदि संबंध क्या है, तो जो विद्युत धारा होती है ना, विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, आई से। तो ये निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है चालक तार में, निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, चालक का क्षेत्रफल क्या है, और अनुगमन वेग क्या, ठीक है। तो विद्युत धारा जो होती है वो इतने एम्पियर यहां पे होती है। तो यदि बोला जाएगा कि जैसे कोई ये एक चालक तार है, ठीक, इस चालक तार में जो विद्युत धारा है वो कितनी विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे जो ये n है वो क्या है कि इस चालक तार के प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो इसके प्रति इकाई आयतन में क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ई क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना 1.602 10⁻⁻19 कूलम, वो है। ए क्या है, तो ए इस चालक तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। वी डी क्या है, अभी पढ़े, अनुगमन वेग है। तो ये सभी होते हैं नियत। तो धारा जो होती है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो धारा के प्रवाह का जो वेग है किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए यहां पे धारा के प्रवाह का वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, जो कि बहुत कम होता है। आई बात समझ में।
तो फिर हमको ऐसा लगेगा कि जब ये एक बल्ब है और इसको हम क्या देंगे यहां पे, विभवांतर। तो विभवांतर देते हैं और जैसे ही स्विच को बंद करते हैं तो बल्ब तो तुरंत ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ते हुए इसके अंदर घुस गया होगा और बल्ब को चालू कर दिया होगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने में तो उसको कई घंटों का समय लग जाएगा। जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा उसको चल के यहाँ जाने में कई घंटों का समय लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का वेग क्या है, बहुत कम है। विद्युत धारा के प्रवाह का वेग क्या है, बहुत कम है। तो फिर ये बल्ब क्यों ऑन हो जाता है? तो इसका कारण है कि जैसे ही हम स्विच को बंद करते हैं तो इस परिपथ के संपूर्ण भाग में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र बहुत तेजी से फैल जाता है, और उस विद्युत क्षेत्र के फैलने का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के फैलने का जो वेग है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि विद्युत क्षेत्र के प्रसार होने का वेग, कि विद्युत क्षेत्र किस वेग से प्रसारित होगा, किस वेग से वो फैल जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के वेग के बराबर होता है किसका वेग, विद्युत क्षेत्र के प्रसारित होने का वेग, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम मोबाइल में हेलो बोलते हैं, दूसरे तक बात तुरंत पहुंच जाती है। तो जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो हमारी बात भी कौन लेके जा रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे लेके जाती हैं, और वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग भी क्या होता है, समान प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसमें यदि हमको बोला जाएगा कि कुछ गणना वगैरह करनी है, तो जैसे हमको धारा की गणना करनी है, तो धारा हमने क्या बोला, आवेश के प्रवाह की क्या है, दर। और जो आवेश होते हैं, ठीक है, तो जो कुल आवेश यदि बोलेगा तो कुल आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, Q से, ठीक है। और ये होता है N इंटू ई। N का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि कितना होता है 1.602 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आया? तो इससे हम गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग यहां पे करेंगे। तो जैसे यदि बोला जाएगा कि एक चालक में 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा एम्पियर में ज्ञात करो, ठीक है। तो इस सूत्र में क्या करोगे आप, मान को रख दोगे यहां पे। तो यहां पे देखेंगे कि Q की जगह क्या रख देंगे, Ne बटा क्या होगा T। तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ये माइनस है ना, और बटा समय क्या है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर 1। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो इतने एम्पियर की धारा यहां पे प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, यदि आपको बोलेगा इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं, यदि बोला आपको कि किसी तार में, किसी तार में 3 एम्पियर की धारा, ठीक है, 1 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो भी इसी से निकाल लोगे, ठीक है। तो कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पियर की। ये समय आपको सेकंड में रखना है, यहां पे कितने दिया है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड
60 सेकंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है उसको यहाँ पे रख दो, तो 1.6 भी रख सकते हैं जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, और 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -19। तो अब इसको हल कर लोगे, तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा, n बराबर हो जाएगा, ठीक है, गुणा कर दोगे इसको, 6 18 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 1.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो इससे आएगा, एक जीरो इससे, दो जीरो आ जाएंगे, तो कितना होगा ये 21। तो इसको भाग दोगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1.125 के लगभग इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी इतने इलेक्ट्रॉन वहां पे आएंगे। समझ में आई? तो इस तरह से जो क्वेश्चन है उसको इस सूत्र के हिसाब से हम वहां पे बना सकते हैं। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चला कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है पता चला, करंट क्या है पता चला, ईएमएफ क्या है पता चला, आवेश किसको बोलते हैं ये पता चला। ठीक है, आवेश की कमी से क्या होता है, आवेश की ज्यादा अधिकता से क्या होता है। अब इसके बाद में देखते हैं एलिमेंट, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक, तो यहां पे देखेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, तो उसमें हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस, यानी होता है प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई चालक तार है और उस चालक तार से हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने पर वो इस धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध बोलते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं, उसका प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से दर्शाते हैं। प्रतिरोध का जो संकेत होता है ये प्रतिरोध का संकेत है, और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। तो ओम जो है ये प्रतिरोध का SI मात्रक है और ये ओम का संकेत होता है। ठीक, तो यदि किसी भी तार के प्रतिरोध की गणना करनी है तो प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे, तो जैसे मान लीजिए ये एक चालक तार है और इसके प्रतिरोध की गणना हमको यहाँ पे करनी है, तो इसके प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए चालक तार की हमको क्या पता होनी चाहिए, लंबाई, चालक पात के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, चालक तार किस पदार्थ का बना है उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। यह है चालक तार की लंबाई, लंबाई का जो मात्रक है वो होता है मीटर। यह है चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर वर्ग। तो सबको उस मात्रक में ही रखना है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक में ही रखना है सबको। तो प्रतिरोध की गणना के लिए यह सूत्र बनाया गया है, रो L बटा A। तो इस सूत्र से आप प्रतिरोध की गणना कर सकते हो। तो इस सूत्र में आप क्या रखोगे, विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई और क्या रखोगे, उसका क्षेत्रफल रखोगे। तो जो प्रतिरोध आपको मिलेगा वो प्रतिरोध आपको किस में मिल जाएगा, यहाँ पे ओम में मिल जाएगा। इतना समझ में आया। तो यदि बोलेगा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और प्रतिरोध जो है क्षेत्रफल के। प्रतिरोधकता बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो घट जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, तो मोटे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, पतले चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिरोध इन पर निर्भर करता है, और इसके अलावा निर्भर करता है किस पे, वो ताप कारक पे। तो इन सभी पैरामीटर पर जो प्रतिरोध है वो यहाँ पे निर्भर करता है। ठीक, अब यहां पर किसी चालक तार का प्रतिरोध यदि हमको निकालना है तो इस सूत्र से आप प्रतिरोध निकाल सकते हो, लेकिन इस सूत्र में जो A है वो क्या है, क्षेत्रफल है। तो चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये A,
तो चालक तार का अनुप्रस्थ काट कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपको बोला कि क्षेत्रफल को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा। यदि क्षेत्रफल को बोलेगा आधा करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगना। लेकिन बोला कि चालक तार की के व्यास को आधा करेंगे, तो व्यास को आधा करोगे तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, है ना। यदि व्यास को दुगना करेंगे तो त्रिज्या भी क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। तो यदि बोलता है व्यास को या त्रिज्या को हम परिवर्तित कर रहे हैं तो फिर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा, तो उसके लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यदि त्रिज्या को आधा करोगे तो त्रिज्या आधा करने पर जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 4। तो पहले के क्षेत्रफल का कितना होगा, तो त्रिज्या आधा करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 1/4। यदि त्रिज्या को हम 1/3 कर देंगे तो क्षेत्रफल अब कितना हो जाएगा, ये पहले वाले क्षेत्रफल का 1/9 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, उसके बाद में देखेंगे प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक। दूसरा, यदि बोलेगा त्रिज्या को दुगना करने पर, ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई 2r स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इन सब चीजों का जो ध्यान है वो आपको यहाँ पे रखना है इसको बनाते समय। अब इसी के क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यू में कराए हैं, कल कल परसों के एमसीक्यू में कराए हैं, है ना। तो क्वेश्चन आप वहां से देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध, तो एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिरोध जो है ना, उसकी गणना कैसे की गई है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे पारे का क्या लेंगे, एक ऐसा स्तंभ लेंगे और पारे के स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी रखेंगे, यहाँ पे 106.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 106.3 सेंटीमीटर लंबा पारा लेंगे, पारे का स्तंभ है ये। और इसका जो द्रव्यमान होगा पारे का 14 दशमलव कितना है, तो 4521 ग्राम। तो इतने द्रव्यमान और इतनी लंबाई का पारे का स्तंभ बनाएंगे और इससे जो धारा प्रवाहित होगी उस समय धारा के प्रवाह का जो ये विरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम। तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम को किसके द्वारा परिभाषित किया है, पारे के स्तंभ द्वारा। एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो है वो कितने निरपेक्ष ओम के बराबर होता है, तो 1.00049 इतने निरपेक्ष ओम के बराबर होता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक। अब यहां पर यदि हमको प्रतिरोधकता की गणना करनी है तो प्रतिरोधकता की गणना हम इसी सूत्र से कर सकते हैं, R इंटू ए बटा क्या हो जाएगा, L। तो ये प्रतिरोधकता का फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या होगा, ओम, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा मीटर, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब प्रतिरोधकता को कैसे परिभाषित किया जाता है, तो जिस भी पदार्थ की प्रतिरोधकता हमको निकालनी है उस पदार्थ का हम क्या ले लेंगे, इकाई घन ले लेंगे या मीटर घन ले लेंगे। तो मीटर घन का मतलब इसकी सभी भुजाएं 1-1 मीटर की हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटर घन। तो जैसे चांदी की आपको प्रतिरोधकता निकालनी है तो चांदी का मीटर घन ले लोगे, और इसका जो ये फलक है, ये वाला फलक है और ये वाला फलक है, इन दोनों फलक के मध्य का जो प्रतिरोध होगा वो किसके बराबर होगा, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो मीटर घन के सम्मुख फलक के मध्य का जो प्रतिरोध होता है वही किसके बराबर होता है, उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो यहां पे देखेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं ये प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव होता है ना, ताप का क्या प्रभाव होता है उसको आगे देखते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो प्रतिरोध पर, अच्छा उसके पहले वो देखते हैं खींचने वाला, वो नहीं बताया ना आपको,
ठीक, तो यदि बोलेगा कि कोई एक चालक तार है, पहले देख लो, ये कोई एक चालक तार है, अब इस चालक तार को बोलेगा खींच के लंबा करते हैं या गलाकर दोबारा बनाते हैं, तो यहां पे क्या परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका आयतन जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो आयतन कैसा रहता है पदार्थ का, तो यदि तार को खींच के लंबा करते हैं, तो खींच के लंबा करने पर इस प्रकार से ऐसे खींच के लंबा करोगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यदि बोलेगा कि इसका पहले का प्रतिरोध कुछ होगा ना, तो पहले का प्रतिरोध कितना है, आर ओम, तो अब इसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ये होगा एन स्क्वायर आर। तो आर क्या है, पुराना प्रतिरोध जो भी उसका पहले रहा होगा, और एन क्या है यहाँ पे, लंबाई में परिवर्तन। तो जैसे बोलेगा कि किसी चालक तार को खींच के दुगना कर दिए, लंबा दुगना कर दिए, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, और पुराना प्रतिरोध उसका कितना है, मान लो यहाँ पे 2 ओम है, ठीक है, तो अब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 ओम हो जाएगा। या फिर किसी चालक तार को गला के दोबारा बनाएं, और गला के दोबारा बनाने पर उसकी लंबाई आधी हो गई, मोटा हो गया चालक तार, लंबाई आधी हो गई, तो लंबाई आधी हो गई तो एन का मान क्या रखेंगे, आधा रख देंगे। यदि पहले का प्रतिरोध था उसका 2, तो अब क्या हो जाएगा 1/4, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान क्या है, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई दुगनी हो रही तो n का मान 2 रख दोगे, लंबाई आधी हो जा रही है तो n का मान 1 आधा रख दोगे, ठीक है ना। तो इसको आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो इसके बाद में देखिए प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो एक होता है पीटीसी यानी कि धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक किसमें होता है, ठीक है, तो शुद्ध धातु और क्या होती है, मिश्र धातु, तो इनका होता है पीटीसी धनात्मक प्रतिरोध। तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, तो तापक्रम बढ़ाने से प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। एक होता है एनटीसी, एनटी यानी क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक का मतलब कि ये किसमें होता है, तो ये मैंने बताया था विद्युत अपघट्य, ठीक है, थर्मिस्टर, अर्धचालक, कुचालक, कार्बन, तो इन सब का क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। यानी कि तापक्रम वृद्धि करने पर प्रतिरोध क्या होता है, तो तापक्रम वृद्धि करने पर प्रतिरोध क्या होगा, इसका घट जाएगा। एक होगा नगण्य या शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसका मतलब है कि तापक्रम को बढ़ाओ या घटाओ, तो तापक्रम परिवर्तित करोगे तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिरोध परिवर्तित नहीं होगा, या परिवर्तित होगा भी तो बहुत ही कम परिवर्तित होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, शून्य या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये किस में होता है, तो ये उच्च प्रतिरोधकता की कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, तो जैसे होती है एक यूरेका, इसी का दूसरा नाम है कंस्टेंटन, ठीक है, ये किसकी होती है, कॉपर और निकल की मिश्र धातु होती है। दूसरी होती है मैंगनीन, तो मैंगनीन जो होती है ये कॉपर, निकल और मैंगनीज की मिश्र धातु होती है, तो इसमें कॉपर, निकल और मैंगनीज को मिलाया जाता है। तो ये बोलेगा यूरेका या कंस्टेंटन में मैंगनीज मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मैंगनीन बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो ये प्रतिरोध ताप गुणांक है होता क्या है, तो जो प्रतिरोध ताप गुणांक है ये होता क्या है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे दर्शाते हैं, अल्फा से।
ये अल्फा है। तो ये बताता है कि जैसे कोई ये धातु है, ये धातु है ये। अब इस धातु को हम क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। तो इस सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध कितना है, R0 है। यदि हम क्या करते हैं, तापक्रम वृद्धि करते हैं, तो धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक। तापक्रम वृद्धि करोगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो T डिग्री सेल्सियस तक तापक्रम को बढ़ाए और T डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम उसका कितना हो गया है, RT हो गया। ठीक है, तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हुआ, तो प्रतिरोध में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा करके। पहले इतना था अब इतना हो गया है, तो कितना अंतर आया, तो ये प्रतिरोध में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। तो यदि किसी धातु के तापक्रम को हम बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ये है। तो ये परिवर्तन किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। तो ये निर्भर करता है उसके प्रारंभिक प्रतिरोध पे, दूसरा निर्भर करता है तापक्रम वृद्धि पे, और तीसरा निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पे। तो किसी भी धातु के तापक्रम को बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है वो किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक प्रतिरोध पे, तापक्रम वृद्धि पे और धातु के प्रारंभिक प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब यहाँ पे ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, इसको अल्फा नॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, और इस अल्फा नॉट को ही क्या बोलते हैं कि ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। तो अल्फा नॉट ही क्या है, यहाँ पे प्रतिरोध ताप गुणांक है, और अल्फा नॉट लिखा है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाएगा। ठीक, अब इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो इसको परिभाषित कर सकते हो RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी। कि यदि हम क्या करते हैं, प्रति डिग्री सेल्सियस, तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करेंगे यहां पे, तो प्रति डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करेंगे तो उसके प्रारंभिक प्रतिरोध से, प्रारंभिक प्रतिरोध से ठीक है, प्रतिरोध में कितना वृद्धि होगी। ठीक है, प्रतिरोध में वृद्धि ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। तो प्रति इकाई तापक्रम वृद्धि करने पर प्रारंभिक प्रतिरोध से प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसी को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध ताप गुणांक उसको बोलेंगे। तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इन दोनों का अंतर प्रतिरोध आएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम प्रति, इसका मात्रक भी क्या होगा, ओम, ये होगा डिग्री सेल्सियस। तो ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ओम प्रति ओम डिग्री सेल्सियस, या बोलेंगे प्रति डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसको देख लो एक बार, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो ये प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। अब इसके क्वेश्चन मैंने कराए हैं क्लास में, है ना, तो क्वेश्चन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसके। इसके बाद में प्रतिरोध के प्रकार, तो मैंने आपको बताए थे प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बताया था कार्बन प्रतिरोध। तो कार्बन प्रतिरोध जो होता है ये किससे बना होता है, तो ये कार्बन प्लस रेजिन को मिला के बनाया जाता है। इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, निम्न होती है। तो 1/10 वॉट से ये 2 वॉट के बनाए जाते हैं। तो इनमें ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता कम होती है और इनका प्रतिरोध स्थायी, यानी कि तापक्रम परिवर्तित करने से इसके प्रतिरोध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। दूसरा मैंने बताया था आपको वायर वाउंड, वायर वाउंड। तो वायर वाउंड प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, तार कुंडलित प्रतिरोध इसको बोलते हैं ना, तार कुंडलित ना प्रतिरोध इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिरामिक की नली के ऊपर में प्रतिरोध वायर को लगा देते हैं। तो किसका प्रतिरोध वायर होता है ये, नाइक्रोम। यदि नाइक्रोम नहीं है तो यूरेका को लगा सकते हो।
तो इसको कहाँ यूज करते हैं, पावर सप्लाई सेक्शन में बताया था। इसकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है। तो ये जो है ये 5 वॉट से 225 वॉट रेटिंग के लगभग ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ऊष्मा उत्सर्जन क्षमता अधिक होती है और इनके प्रतिरोध में स्थायित्व होता है, क्योंकि नाइक्रोम वगैरह जो होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। तापक्रम परिवर्तन करने से इसके प्रतिरोध में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद में बताया था एक होता है कार्बन फिल्म और एक होता है मेटल फिल्म। तो ये प्रतिरोध होता है। और एक बताया था मैं सैरामिड, जो सिरामिक और मेटल को मिला के बनाया जाता है। तो इतने प्रकार के ये प्रतिरोध यहां पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रतिरोध याद रखने हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन किसमें ऐसा आता है, कार्बन प्रतिरोध से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो कार्बन प्रतिरोध से कौन सा क्वेश्चन आता है, तो उसकी कलर कोडिंग के बारे में पूछता है। तो कार्बन प्रतिरोध की कलर कोडिंग आपको याद रखनी है। तो आपको रंग याद रखने हैं। ठीक है, उसका अंकीय मान याद रखना है, उसका गुणांक यानी कि मल्टीप्लायर याद रखना है, और उसकी सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस को याद रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रंग यहां पे आपको लेने हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और व्हाइट लेने हैं। तो ये जो रंग है, ये रंग आपको यहां पे लेने हैं। अब यहां पे देखेंगे जीरो से चालू करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इनका गुणांक जी 10 बेस रहेगा, पावर 0, जो अंक के मान है वही पावर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक होता है यहां पे गोल्ड। गोल्ड का कोई अंक के मान नहीं होता है, गुणांक होता है 10 की घात -1। एक होता है इसमें सिल्वर। तो सिल्वर का कोई अंक के मान नहीं है, पावर क्या है। ठीक है, तो इसके बाद में यहां पे देखेंगे टॉलरेंस यानी सहनशीलता। तो यहां पे गोल्ड की कितनी होती है, ±5%। इसकी कितनी होती है, ±10%। ये 10 है, 10%। अब यदि क्या दिया है, रंगहीन दिया है, रंगहीन यानी कोई रंग नहीं है, तो इसका टॉलरेंस कितना होता है, ±20%। अब यहां से ले लोगे ब्राउन का कितना होता है, ±1%। इसका होता है ±2% और इसका होता है ±3%। ठीक है, बाकी के अलग अलग होते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि भाई इसकी आप गणना कैसे करोगे। तो गणना करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, इस प्रकार से प्रतिरोध। तो इसमें ऐसे कलर की पट्टियां यहां पे बनी होंगी ऐसा। ठीक है, तो यहां पे पहले और दूसरे रंग का क्या लोगे, अंक के मान। तीसरे रंग का क्या लोगे, गुणांक। और चौथा क्या बताएगा, सहनशीलता। यदि कितने प्रतिरोध हैं, कितनी पट्टियां हैं, यहां पे 4 हैं। यदि 5 पट्टी होंगी तो 1 2 3, शुरू के 3 का क्या लोगे, अंक के मान। चौथे का क्या लोगे, और पांचवा क्या बताएगा। यदि 6 बैंड का होगा तो सब कुछ यही रहेगा। छठवां रंग क्या बताएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, तो बस याद रखना है कि यदि 4 पट्टियां हैं, ये 4 पट्टियां हैं यहां पे, तो पहले दूसरे का अंक के मान, तीसरा गुणांक, चौथा सहनशीलता। यदि 5 पट्टियां हैं तो शुरू के 3 का अंक के मान, चौथा गुणांक और पांचवा। यदि 6 पट्टियां हैं तो यही रहेगा, और छठवा क्या बताएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक को बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें प्रतिरोध की गणना करनी है। कुछ क्वेश्चन हमने बनाए हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना, जो एमसीक्यू चल रहा है उसमें बना दिए हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हमने पढ़ा था
कि एक पढ़ते हैं वैरिस्टर, तो वैरिस्टर को क्या बोलते हो, वोल्टेज पर निर्भर करने वाला रजिस्टर। तो ये किस पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर। वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है, और वोल्टेज घटने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये कैसा होता है, एक अरेखीय होता है। तो अरेखीय प्रतिरोध है ये, वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और वोल्टेज घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। किसका बनाया जाता है, जिंक ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये बनाया जाता है जिंक ऑक्साइड और दूसरा बनाया जाता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसको यूज करते हैं उच्च वोल्टेज में, तड़िक चालक में, लाइटनिंग अरेस्टर में। इसका यूज करते हैं निम्न तथा मध्यम वोल्टेज में। ठीक है, तो कैसा प्रतिरोध है, अरेखीय प्रतिरोध है, ओम का नियम लागू नहीं होगा, वोल्टेज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विद्युत उपकरण जो होते हैं उनको उच्च वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम वोल्टेज सर्ज बोलते हैं। तो वोल्टेज सर्ज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, एक बताया था सेंसिस्टर होता है। तो सेंसिस्टर क्या होता है, तो सेंसिस्टर जो होता है तापक्रम पर निर्भर करने वाला प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसको तापक्रम सेंसर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये किससे बना होता है, अर्धचालक। तो अर्धचालक का बना है, इसको क्या बोलेंगे, तापक्रम सेंसर है। ठीक है, इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, पीटीसी। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, पीटीसी इसका होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि एक होता है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, चालन या फिर संवहन या चालकता बोल देते हैं इसको, चालकता। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया, चालकता। कंडक्टेंस को किससे दर्शाते हैं, जी से। तो जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, उल्टा होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो ये अगर है धारा के प्रवाह को अनुमति देता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं से धारा के प्रवाह में मदद करता है, धारा के प्रवाह को अनुमति देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी इकाई भी रेजिस्टेंस की इकाई का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। तो रेजिस्टेंस की इकाई ओम को उल्टा करके लिखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, वो महो हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है सीमेंस। तो इसका मात्रक होता है महो या फिर सीमेंस इसका मात्रक होता है। और इसका संकेत ओम के संकेत का क्या हो जाता है, समझ में आ गया। ठीक, तो ये होता है यहां पे कंडक्टेंस। क्लियर है सबको। तो ये हो गया आपका कंडक्टेंस। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे कि कंडक्टेंस का सूत्र क्या होगा। तो रेजिस्टेंस के सूत्र को उल्टा करके लिख देंगे। तो रेजिस्टेंस के सूत्र को उल्टा करके लिख दिए। ठीक, तो ये जो है इसको हम किससे बदल देते हैं, सिग्मा से। तो ये कंडक्टेंस का सूत्र हो जाता है। तो सिग्मा क्या होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी क्या होता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो जैसे चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है, तो उसी तरह से विशिष्ट चालकता जो होती है ये प्रतिरोधकता का क्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, चालकता किसका उल्टा होती है, प्रतिरोध का, और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। तो ये विशिष्ट चालकता है और ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक यदि निकालेंगे तो इसका मात्रक निकालने के लिए इसको 3 गुणा कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, महो। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, मीटर, या बोलेंगे सीमेंस प्रति मीटर। तो इसका मात्रक होता है महो प्रति मीटर या फिर क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया। इसके बाद में देखेंगे ओम का नियम क्या होता है।
तो ओम का नियम क्या होता है, तो यदि कोई चालक है या कोई परिपथ है और इस परिपथ से क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो बोला कि इस परिपथ की जो भौतिक स्थिति है, भौतिक स्थिति में आ जाता है तापक्रम, ये कैसा होना चाहिए, स्थिर। तो यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे कि तापक्रम इत्यादि स्थिर है, तो इस परिपथ में होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इस परिपथ के किसी भी भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के, तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा परिपथ के किसी भी भाग में वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, एक नियतांक। तो आर क्या है, यहाँ पे नियतांक है, तो ये नियतांक क्या कहलाएगा, इस परिपथ का प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक, और आर नियतांक का मान क्या होगा, वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर होगा। तो ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, इसका मान वोल्टेज और करंट के अनुपात पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि वोल्टेज है 1 तो धारा भी 1 है, तो इसका अनुपात कितना आएगा, तो यदि हम वोल्टेज को 2 कर देंगे तो धारा भी 2 हो जाएगी, यदि वोल्टेज को 3 कर देंगे धारा भी 3 हो जाएगी, तो इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो वो एक नियतांक रहेगा। तो इस प्रकार के परिपथ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे रेखीय परिपथ। तो इसका ये ग्राफी निरूपण है, ये प्रतिरोध को दर्शाती है लाइन, ठीक है। तो इसमें ग्राफी निरूपण कैसा बनेगा, इसका सरल रेखीय, तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे रेखीय परिपथ बोलते हैं। तो ओम का नियम जो है वो केवल किसमें लागू होता है, अरेखीय परिपथ में लागू नहीं होता है। तो अरेखीय परिपथ या उपकरण मैंने कल भी बताए थे आपको, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो अर्धचालक है, कार्बन प्रतिरोध है, ठीक है, विद्युत अपघट्य है, थर्मिस्टर है, डिस्चार्ज लैंप है, आर्क लैंप है, निर्वात ट्यूब है। तो इन सब में ओम का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि ये सभी अरेखीय होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया सबको।